11 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसराइल की एक तरफा ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं। गज़ा के ख़िलाफ़ अब तक की जंग में तकरीबन 42,000 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की शामिल है। हद तो यह है कि इस जुल्म को पूरी दुनिया ने देखा, मगर मुँह पर ताला लगाए सब चुप रहे, सिवाय उन चंद मुल्कों के जो जंगबंदी की हकीकी तरफदार थे और हैं। ये तो सूरत हाल है गज़ा की। वहीं दूसरी जानिब इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जबकि वहाँ पर इसराइली प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ एहतजाज भी जारी हैं और उसकी मईशत को भी काफ़ी इकॉनमिक चैलेंजेस का सामना है। आज के बियॉन्ड बॉर्डर्स में हम इसी मौजू पर रोशनी डालेंगे। आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर मोहिबुल हक साहब, जो कि स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट भी हैं। आपका ताल्लुक़ शोबे सियासत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। हमारे दूसरे ख़ास मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर ज़ाकिर ख़ान साहब, जो कि सीनियर फ़ेलो रहे हैं ICWA में। ज़ाकिर सर और मोहिबुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मुहिब सर, शुरुआत आपसे करेंगे कि गज़ा के साथ जो कुछ हो रहा है, फ़िलिस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है, वो पूरी दुनिया पर आया है। लेकिन ये जो ख़बरें आ रही हैं कि इसराइल को इस कदर इकॉनमिक चैलेंजेस का सामना है, इसराइली प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं, ये जो प्रेशर जो बिल्डअप हो रहा है, इसके बावजूद भी वो सीज़ फायर के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए, जब हम सीज़ फायर की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीज़ फायर के लिए रेजोल्यूशन मूव किया गया था, तो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसे वीटो किया था। ये जब सीज़ फायर को वीटो किया जाए, एक ऐसी कंट्री जो ये कहती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ह्यूमन राइट्स, पीस और ट्रैंक्विलिटी से गाइड होती है, जो डिटर्मिनेंट फैक्टर होता है, अगर वो कंट्री जब वीटो करता है एक इजराइल की एट्रोसिटी को स्टॉप करने के लिए जो रेजोल्यूशन मूव किया जाता है, तो उससे इजराइल को ये बात समझ में आ गई कि उसकी एट्रोसिटीज को अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है। और आज की जो तारीख है उसमें अगर आप देखें तो रशिया जो है यूक्रेन की जंग में इन्वॉल्व है। दुनिया के ज्यादातर ममालिक अपनी मईशत की वजह से परेशान है। तो ऐसी हालत में जब यानी इजराइल को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल हो गई, तो ये समझिए कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की पुष्टपनाही जो हमेशा से उस हासिल रही वो रही। दूसरी जानिब जब अमेरिका कोई यानी इस तरह के रेजोल्यूशन को वीटो करता है, तो अमेरिका के हलीफ ममालिक भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं जी। तो ऐसी हालत में इजराइल के खिलाफ जो एक मुत्तहदा महाज खड़े होना चाहिए था नेतन्याहू के खिलाफ, और इजराइल की जो जेनोसाइडल टेंडेंसीज हैं गाजा में उसके खिलाफ, वो उतना मुत्तहदा महाज खड़ा नहीं हो पाया। और नतीजे के तौर पर इजराइल अपनी एट्रोसिटीज जारी रखने में और ये ब्रुटैलिटी, जिसमें WHO का कहना यह है कि तकरीबन 22,000 से लोग ऐसे हैं जिनको लाइफ चेंजिंग इंजरीज हुई हैं गाजा में, 42,000 से ज्यादा लोग जाँ बहक हो चुके हैं, और अभी ये यानी उसकी बर्बरियत अभी भी जारी है। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्डर होगा जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की चौधराहट होगी और उसका एक कंट्रोल होगा यूनाइटेड नेशंस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और बाकी अदारों पे, तो दुनिया में ऐसा निज़ाम भी कायम रहेगा और इस तरह की एट्रोसिटीज भी जारी रहेंगी। जी ज़ाकिर साहब, अभी मोहिबुल हक साहब ने काफ़ी तफसील से रोशनी डाली यूएस के किरदार के ऊपर, लेकिन जो ज़राए अबलाग में जो खबरें आ रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि चूँकि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और यूएस ये चाहता है कि इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं सीज़ फायर हो जाए, इस बात में आपको कितनी सच्चाई नज़र आती है? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, अभी जो डिबेट हुआ कल ट्रंप और कमाला हारिस में, तो ट्रंप ने ये कहा कि अगर इजराइल की यही हालत रही तो 2 साल में खत्म हो जाएगा। तो उनका मकसद ये है कि इजराइल को और ज्यादा सपोर्ट करके उसमें उसके मिशन में कामयाब करना है। दूसरी तरफ जो है कमाला हारिस ने भी जो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि बहुत ही आगे बढ़ के पेश करके ये लड़ाई को रुकवाने में कुछ ऐसा करेंगी, लेकिन साथ ही साथ कमाला हारिस की ये पॉलिसी रही है कि किस तरीके से अरब मुस्लिम या मुस्लिम के जो वोट्स हैं या जो न्यूट्रल हैं, जो लड़के वहाँ के यूथ हैं, जिन लोगों ने जो है यूनिवर्सिटीज में मुजाहरे किए थे, उनके वोट भी उनके हाथ से न निकलने पाए। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ लगता नहीं है इजराइल को लेकर कि इजराइल के ऊपर कोई प्रेशर हो या अमेरिका के ऊपर कोई प्रेशर हो कि गाजा की वार नहीं रुकी तो वो इलेक्शन हार जाएंगे बाइडेन साहब जो डेमोक्रेट्स, या जो है मतलब ट्रंप के ऊपर कोई इसका असर आएगा।
तो और नेतन्याहू के खिलाफ भी कोई ऐसा मुहाज नहीं बन पा रहा है, ना तो इनसाइड इजराइल और ना तो अरब या मुस्लिम या और वर्ल्ड के दीगर मुल्क मिलके कोई ऐसा मुहाज बना रहे हैं। हम सिर्फ अमेरिका को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि हमारे अंदर भी कोई इस तरीके हमारे के मतलब इंसानियत के अंदर भी कोई ऐसा जुज़ नहीं बचा है जो इस तरीके की जेनोसाइडल पावर को रोके। तो अब इजराइल के हाथ में खुला हाथ है, अब चाहे जो करे। अब उसके पीछे ईरान है, उसकी जो अपने रेजिस्टेंस पावर है वही जो है लड़ रहे हैं, बकिया तो कुछ है वो नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई अभी रुकेगी, ये कंटिन्यू रहेगी। वो ज़्यादा चांसेस है कंटिन्यू होने के। और इसका जो है वक्तन-फ़वक्तन इजराइल जो है अभी सीरिया में मारा, देखिए 14-15 लोगों को मारा। तो ये एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता रहा है कि कहाँ से हमारे खिलाफ कौन-सी ताकतें गैदर होके अटैक कर सकती हैं, उसके ऊपर भी अटैक करता रहा है। तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि जंगबंदी गाज़ा की जंगबंदी जो है अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर कोई असर डालेगी या उनका कोई बहुत ही बड़ी मंशा है कि इस वार को रोक के बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ आ जाएगा। जी। तो उनकी हालात वैसे ही हैं जैसे कि हम कंपेयर अगर करें, मुआवजा करें हमारे कंट्री में अपनी कंट्री से, तो सेकुलर वोट कहाँ जाएगा? या तो वोट ना दें या तो फिर जो है सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को दें। वही हाल अरब और वो जितने भी वोटर्स हैं, या तो वोट ना दें या तो फिर कमाला हारिस को लेस मॉडरेट, एक मॉडरेट जो है उसको दें। लेकिन दोनों पार्टी में, डेमोक्रेट और रिपब्लिक में, कहीं ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि गाजा वार को बंद कराएं या यूक्रेन वार को बंद कराएं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। मुहिबुल हक साहब, यूएस के किरदार पर तो उंगली उठाई जाती है, अंगशनुमाई की जाती है, लेकिन अरब लीग का क्या, ओआईसी का क्या? वहाँ पर भी तो कहीं ना कहीं एक यकजहती का मुजाहिरा नहीं किया गया, तो वो भी एक प्रेशर बिल्ड कहाँ कर पा रहे हैं? देखिए, जो अरब ममालिक का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो अरब ममालिक हैं वो शैफडम्स हैं ज़्यादातर, जहाँ पे मोनार्कीज हैं। और जो मोनार्कीज हैं, हेरिडिटरी मोनार्कीज, डिक्टेटोरियल मोनार्कीज हैं, जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन अपने आप में, अगर पब्लिक के बीच में कोई पॉलिटिकल ओपिनियन है तो वो उसे खतरनाक समझता है। तो ऐसी हालत में इन ममालिक में जो हालात हैं, तो ये तो डिक्टेटोरियल मोनार्कीज और दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टोरेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये तमाम वो मोनार्कीज है जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बेसेस हैं। तो अगर आप देखें कि ये जो एट्रोसिटीज कमिट हो रही हैं, या फिर जो अरब ममालिक हैं, वो आज की तारीख में ईरान को अपना ज्यादा बड़ा दुश्मन समझती हैं, और इजराइल के साथ तो उन्होंने डील भी साइन किए बहुत सारे अरब ममालिक ने, आपने देखा। तो ईरान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करता हुआ प्रॉक्सीज के जरिया इजराइल के खिलाफ जंग लड़ना चाहता है, जैसा आपने देखा हिजबुल्लाह में, या फिर होतीज के जरिया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की वॉर में कोई बहुत डिसाइसिव मामला नहीं हो सकता जब तक कि ईरान और इजराइल के बीच में कोई इस तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं होता। आपने देखा है कि इजराइल ने न सिर्फ ये कि ईरान में घुस करके गाजा के यानी हमास के चीफ को मारा, बल्कि ईरान के बड़े साइंटिस्ट, ईरान के बड़े कमांडर्स को ही मारा है। लेकिन जो रिटेलिएशन रहा ईरान की तरफ से वो बहुत ही लिमिटेड रहा, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अरब ममालिक ने ईरान को आइसोलेट करने की ज्यादा कोशिश की है, और इजराइल को वो दुश्मन नहीं समझते, बल्कि इजराइल के साथ हलीफ बनकर ईरान को आइसोलेट करने की, या ईरान और सीरिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में वो शरीक रहे हैं। तो ऐसी हालत में ये बात बिल्कुल सही है कि अरब ममालिक का रोल बहुत ही ड्यूबियस रहा है इस पूरी क्राइसिस में। और मैं ये समझता हूँ कि ईरान वाहिद मुल्क है जिसने बहुत ही खुलकर हमास का सपोर्ट किया, या फिर यानी जो वहाँ पे जो एट्रोसिटीज हुई उसको कंडेम किया है। बाकी उस खित्ते के ममालिक या तो खामोश तमाशाई बने रहे हैं, या फिर अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते रहे, या फिर इजराइल के साथ भी उन्होंने डील साइन करने में या उसे रिकॉग्नाइज करने में कोई तामुल नहीं किया। जैसे कि आप कह रहे हैं कि इजराइल डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद ये बात काफ़ी वसूख से कही जा रही थी कि इजराइल कहीं ना कहीं हमला करेगा, डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। तो क्या अभी भी वो प्रॉक्सीज के जरिए ही आगे बढ़ेगा? हाँ, ये अपने आप एक तशवीशनाक बात है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी आप देखें ईरान की, तो ईरान को इस बात का खदशा हमेशा रहता है कि अगर ईरान फुल फ्लेज वॉर लड़ने की कोशिश करता है इजराइल के खिलाफ, तो सबसे पहले देखिए सारी कंट्रीज ने, जो अरब ममालिक हैं जो इजराइल से थ्रेटेन महसूस करते हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारा एयर स्पेस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। राइट। और ये वही ममालिक है जिन लोगों ने अमेरिका को एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, यानी सीरिया के खिलाफ या बाकी जगहों पे। तो अगर आप देखें कि जब ईरान इस बात से पूरी तरह वाकिफ है। दूसरी बात, ईरान एक बहुत दिनों से अमेरिका की बालादस्ती को चैलेंज करता हुआ उस रीजन में आया है 1979 से लेकर आज तक,
और आज वो सैंक्शन भी झेल रहा है। एक बड़ा सैंक्शन उसके खिलाफ ऑलरेडी इम्पोज कर चुका है अमेरिका और उसके हलीफ ममालिक उसमें शामिल है। जो इंटरनल कंडीशन है ईरान की, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो ईरान की जो अपनी सर्वाइवल है, जो अपना वजूद है, वो खुद उसे बचाना एक मुश्किल काम होता है। तो ऐसी हालत में ईरान फुल फ्लेज वॉर नहीं लड़ करके किसी ना किसी तरह से, चाहे हिजबुल्लाह और हौतीस के जरिया या प्रॉक्सीज के जरिया, इजराइल को कहीं ना कहीं टक्कर देने की कोशिश करता है। हालांकि इजराइल एक मिलिटराइज्ड स्टेट है, एक एक्सपेंशनिस्ट स्टेट है, और इजराइल ऐसा मुल्क है जो किसी भी इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की कभी भी कोई परवाह नहीं करता। तो ऐसी हालत में जो कुछ भी हो रहा है वहां पर, उसमें मैं ये समझता हूँ कि ईरान जितना भी कुछ कर रहा है वो अपने आप में एक बड़ी बात। जी जाकिर साहब, जैसे अभी मुहिबुल हक साहब ने एक ये बात उठाई कि किस तरह से इजराइल हमेशा से इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की खिलाफ वर्जी करता रहा है, और ये बात बहुत ही आया है कि किस तरह से स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया जा रहा है। तो ये सब आखिर क्या है, क्योंकि स्कूलों को आप टारगेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उसमें कोई अब बहुत ही ढका छिपा खेल नहीं हो रहा। वो तो बिल्कुल ओपन खेल है, बिल्कुल एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, उनसे उनको उनकी नस्ल कुशी करना है, सारे स्ट्रक्चर को गिरा देना है। वेस्ट बैंक में भी वो बढ़ रहे हैं, और उनका जो एक्सपेंशन है वो जो है साउदर्न जो है लेबनान में भी जाना है। तो ये एक ग्रेटर इजराइल का अगर हम माने तो एक बड़े इजराइल का जो है एक मंसूबा अपने आप में दिखाई दे रहा है और हो रहा है हमारी नजरों के सामने, और हम बैठे हुए हैं। तो ये उसी का एक नतीजा है, उसमें कोई कोई जो है मुगालते में की बात नहीं है। तो मेरे समझ में ये है कि इजराइल के ऊपर कोई लगाम नहीं है, वो वही कर रहा है जो इसकी प्लानिंग जो है आज से बहुत पहले से ही चली आ रही है। टू स्टेट नेशन थ्योरी का ये सब कुछ सब खत्म हो चुका है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, किस तरीके से वहां पे लोगों की जानें बचती हैं। और दूसरी बात ये हम देख रहे हैं कि अब वो जो प्लान है कि जॉर्डन इज पलस्ताइन, यानी कि जॉर्डन जो है वो फलस्तीन है, उसपे जो है कन्वर्ट किया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है। और जॉर्डन का जो की बादशाहत है उसके पास ऐसा कुछ नहीं, ना इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है, ना सिक्योरिटी वाइज स्ट्रांग है। सब कुछ जो है अमेरिका इजराइल के हाथ में है। तो अगर वहां वो पुश करेंगे तो पहला जो शिकार जॉर्डन होगा, और इसी के लिए वो तैयार कर रहे हैं। इजिप्ट को बार बार निगोशिएशन हो रहा है। ये सीज फायर जो मैं मानता हूँ, जो सीज फायर जो है दोहा से हट के जो है कायरो में गई है, उसमें कुछ और भी मंसूबे हैं। वो पहले से भी रहे हैं कि सिनाई में जो है फलस्तीनियों को शिफ्ट किया जाए और इसके लिए इजिप्ट को तैयार किया जाए। और हमने देखा भी था कि 7 अक्टूबर के बाद 2-3 महीने के बाद जो है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर वहां विजिट किए थे। उन्होंने सीसी को जो है कुछ ऑफर किए थे, कहा था कि हम इनके जो है कॉलोनीज बना देंगे, आपको जो है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर भी दे देंगे इसके अवज में, आप यहाँ सिनाई में जो है इनको शिफ्ट कर लीजिए। तो ये एक ओपन है। अब कोई जो है किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है, वो काम करता जा रहा है। अब मसला ये है कि वहां के लोगों को किस तरीके से बचाया जाए। जो नफ्स खुशी हो रही है, 40-45 हजार तो ये एक डायरेक्ट हो रहा है। लेकिन जो अभी लैंसर और तमाम तरीके की जो स्टडीज आ रही हैं, वो तो 2-2.5 लाख के बारे में बात कर रहे हैं कि इतने लोग जो हैं खत्म हो गए। प्लस उसका जो इम्पैक्ट पड़े, एक घर का मुखिया, घर के बच्चे, घर के वालिदैन मर जाते हैं तो उनका क्या, कितने ऑर्फेन्स हो गए, कितने जो है वहां पे पोलियो के जैसे जो है फिर से शुरू हो गई ये महामारी। इस तरीके की चीजें जो है पूरा डिवास्टेट कर दिया है। 70% से ऊपर जो बिल्डिंग खत्म कर दी गई है, स्कूल खत्म कर दी गए। ये मतलब 2,40,000 बच्चों को जो है इमीडिएटली पोलियो वैक्सीन की जरूरत पड़ रही है। वो नहीं होगा तो फिर जो है वहां पर एक जो है पेंडेमिक फैलेगा। तमाम सारी चीजें हैं, वो बिल्कुल मतलब ये यार और मददगार के वो लोग हैं। अब ये सिर्फ क्या किया जाए, वो तो मैं तो खुद ही नहीं समझ में आता कि किस तरीके से इस बात को समझा जाए कि पहली कि वार रुके किसी तरीके से, ये वार में सीजफायर हो, और इसी को जो है नेतन्याहू एक्सप्लॉइट करते बढ़ता चला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो रही है 21st सेंचुरी में, कि दुनिया चुपचाप बैठ के देख रही है। और शायद ये 21st सेंचुरी के नई वारफेयर है, कि उसमें कोई भी कंट्री जो है किसी भी को नई वारफेयर स्ट्रेटजी है कि कहीं भी कोई अटैक करेगा और अपनी मनमर्जी और माइट इज राइट वाला इम्पोज करेगा। इसमें क्या कहा जाए, कुछ समझ में बात आने वाली नहीं हो रही है। सारी स्ट्रेटजी, सारी प्लानिंग, सारी एनालिसिस फेल है यहाँ। जी मुहिबुल हक साहब, शुरुआत गज़ा से हुई थी, गज़ा को निशाना बनाया गया, रफ़ा को निशाना बनाया गया, अब वेस्ट बैंक में ऑपरेशंस जारी हैं। अगर हम एक लार्जर कैनवस
को अगर हम देखें तो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वेस्ट बैंक की क्या अहमियत है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग थोड़ा सा अपने आप को महफूज के तस्वुर करते थे। देखिए, अभी जो जाकिर साहब ये बात कह रहे थे कि ग्रेटर इजराइल का एक ख्वाब है, और वो ख्वाब मुझे तो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह का रिएक्शन है। अगर आप देखें तो पूरे जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब इसलिए नजर आ रहा है होता हुआ कि यूनाइटेड नेशंस की कैजुअलिटीज का आप अंदाजा लगाइए। जो यूनाइटेड नेशंस के स्टाफ, यानी यूनाइटेड नेशन मेंटेन्ड स्कूल्स, कैंप्स, उसमें भी बॉम्बिंग इजराइल कर रहा है। यानी इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इवन यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस और यूनाइटेड जो एक सुप्रा नेशनल बॉडीज है 193 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है, यानी यूनाइटेड नेशंस का जो भी एक्शन होता है वो 193 कंट्रीज के एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर मान लिया कि यूनाइटेड नेशंस कोई स्कूल चला रहा है, यूनाइटेड नेशंस कोई रिफ्यूजी कैंप चला रहा है, कोई हेल्थ कैंप चला रहा है, और इजराइल अगर उस पर बॉम्बिंग करने से गुरेज नहीं करता, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कितना एम्बोल्डेंड स्टेट है आज की डेट में इजराइल। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसे मालूम है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई रेजोल्यूशन मूव किया जाएगा इजराइल के खिलाफ, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसा कि पास्ट में करता आया है 1948 से लेकर अगर आज तक आप देखें, तो तकरीबन 100 से ज्यादा जो वीटो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूज किया है, उसमें तकरीबन 60 से ज्यादा वीटो जो है वो इजराइल की एट्रोसिटीज को या इजराइल की दहशतगर्दी को बचाने के लिए या उसे प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूज किया है। तो ऐसी हालत में ये जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें इजराइल की एट्रोसिटीज भी जारी रहेंगी, और वो जो अपना ख्वाब पूरा करना चाहता है, मुझे लगता है कि वो ख्वाब भी पूरा हो। जाकिर सर, मुहिब सर ने अभी कहा कि जी बात मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो अब यहाँ तक सोचने लगा हूँ कि अगर यूनाइटेड नेशन में कोई रेजोल्यूशन पास भी हो जाता तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जैसे कि आईसीजे में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो पास हुआ नेतन्याहू के खिलाफ, कोई कुछ नहीं हुआ। तो मसला ये है कि अगर यूनाइटेड नेशन पास भी कर देता है तो कौन जाएगा काम करने? वही वेस्टर्न फोर्सेस है, किसके पास फोर्स है जाएगा वो एग्जीक्यूट करेगा? किसी के पास तो ताकत है नहीं, सब तो जो है एक हैंड पैक जो है वो पेटिक्योट गवर्नमेंट की है सब हर जगह। तो ये सारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ही जो है कोलैप्स कर गया है, और ये शो कर रहा है कि ये सारे जो हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे इकोनॉमिक हैं, चाहे पॉलिटिकल हैं, चाहे स्ट्रेटेजिक है, सब जो है वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में है। वो जब और जैसा चाहेंगे उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास तो कुछ ऐसा पावर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास कुछ ऐसा पावर तो नहीं है, ना मिलिट्री है ना कुछ है। तो मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड नेशन में कोई रेजोल्यूशन पास भी हो जाएगा तो उसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा। तो इराक की तरह तो है नहीं कि अमेरिका सबको इकट्ठा करके जाके करेगा। पहला जो है आप देखिए, जो शुरू के दौर में जो है एक ओआईसी और अरब लीग की जो एक मीटिंग, खास मीटिंग हुई थी रियाद में, उसमें सऊदी अरबिया, यूएई और इजिप्ट और जॉर्डन ने मिलकर उस रेजोल्यूशन को, उस प्रपोजल को वीटो कर दिया, जिसमें ईरान ने सिंपली कहा था कि इजराइल के ऊपर एक बैन लगा के बाइकआउट किया जाए। अगर ये शायद हो गया होता इस वक्त, तो इजराइल की जो इकोनॉमिक माली हालत आज हो रही है वो कम से कम 8 महीने पहले हो जाती। तो 8 महीने पहले से होती तो इजराइल बिल्कुल कोलैप्स कर गया, जो आज की स्थिति में कोलैप्स कर रहा है। तो इसका जिम्मेदार, और आप ये भी देख लीजिए, 2 चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि टर्की जो आज पेश आ रहा है, तो उसकी सारी कंपनी जो है, बहुत सी कंपनी जो है कोशर का ठप्पा लगा के ग्रीस से सप्लाई कर रही हैं इजराइल को सामान, पैसा कमा रही हैं। और इधर सऊदी अरबिया और यूएई जो है लैंड, हुतीज ने जब से ब्लॉक किया है रेड सी, तो लैंड रूट से ये सप्लाई कर रही हैं यूएई के पोर्ट से, किंग जावेल से होके वहां पे जा रहा है। तो ये सारी बेशर्मी जो है, बेहयाई जो है हमारे नाक के नीचे हो रही है। और आज भी हम जो है, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी को देखें या और भी जो पेट्रो डॉलर के लालच में पड़े हुए हैं, अगर उनके सामने कुछ इस तरीके की बात कर दीजिए तो वो गुस्सा हो जाते हैं, चरागपा हो जाते हैं। तो हमारा खुद जो है डुअल नेचर है। अब इसके आगे क्या कहा जाए? मुहिब साहब, अभी जाकिर सर ने जो एक बात कही कि जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं। तो एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जो कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ाते भी हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये इदारे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं? देखिए, ये जो इदारे हैं बेसिकली ये 1945 के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप हुआ और जिसमें जो विक्टर्स इमर्ज हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लीड कर रहा था, तो जाहिर समझ नहीं ये इदारे उस वक्त बने। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ही अगर आप देख लें तो उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, वो सब के सब विक्टर्स हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जाहिर सी बात है कि इन इदारों में अगर रिफॉर्म, जिसे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कहा जाता है, और बतौर खास सिक्योरिटी काउंसिल में अगर उसकी रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होती है, जिसमें हिंदुस्तान बहुत बहुत तेजी से और बहुत मजबूती से आवाज उठाता रहा है,
कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि नई रियलिटीज के साथ हिंदुस्तान जैसे ममालिक को, या हिंदुस्तान है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, या मुस्लिम ममालिक अगर मान लिया 57 है तो उनके यहाँ अगर थोड़ी सी बेदारी हो तो उन कंट्रीज में से कोई एक कंट्री यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनती है, तो इन इदारों पे जब तक यानी इनका असर और रसूख कायम नहीं होगा तब तक ये इदारे इसी तरह से इनफेक्टिव रहेंगे, मुअस्सिर नहीं हो पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान ने जिस तरह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की बात की है, रिस्ट्रक्चर करने की बात की है, उस आवाज को मजबूत करना चाहिए। और ग्लोबल साउथ को चाहिए कि ग्लोबल नॉर्थ का जो डोमिनेशन है तमाम इदारों में, चाहे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारे हों या उसकी बकिया एजेंसी हो, उस पर जब तक काम नहीं किया जाएगा तो ये इदारे इसी तरह से डिफंक्ट होंगे और पिक एंड चूज के हिसाब से इनके एक्शन होते रहेंगे। बहुत सारी जगहों पे ये क्रिमिनल साइलेंस मेंटेन करेंगे और बहुत सारी जगहों पे क्रिमिनल इंटरवेंशन करेंगे, जैसा कि यूनाइटेड नेशंस की तारीख में आपने देखा है। जाकिर सर, अभी थोड़ी देर पहले मुहिब साहब ने एक बात कही थी कि एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, जी, मुझे नहीं लगता कि ये रिफॉर्म वगैरह हो पाएगा। इंडिया आज 20 साल से कह रहा है, इसीलिए जो है चाइना और रशिया और अदर कंट्रीज जो है मिलकर एक पैरेलल सिस्टम डेवलप कर रही हैं और वो धीरे धीरे जो है इनका जो है इकोनॉमी में भी बढ़ रहा है, ब्रिक्स का है, एससीओ का है, ये धीरे धीरे अभी तो रीजनल स्टेज पे है। आप देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये कंट्रीज बिल्कुल क्लियर है कि ये वेस्ट जो है इससे होल्ड नहीं खत्म करेगा अपना, और इंडिया जैसी कंट्रीज जो है सिर्फ कहती रहेगी, उसको कोई नहीं मानेगा। जबकि 17% आबादी का इंडिया जो है रिप्रेजेंट करता है, इतनी बड़ी पांचवी थर्ड इकोनॉमी होने जा रहा है साइज के हिसाब से, तो वो ऐसा हो करेंगे नहीं। ये आज 20-25 साल से ये बातें चल रही है कि रिफॉर्म होगा, हाँ हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब बात आती है करने की ये नहीं होगी। तो इसी को देखते हुए जो है बहुत सी कंट्रीज जो है पैरेलल सेटअप कर रही हैं। जैसे कि ब्रिक्स में जो है 112 कंट्रीज ने अपनी मेंबरशिप के लिए जो है प्रपोजल दिया है, लेकिन ब्रिक्स अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और पेमेंट जो है मतलब डिजिटल करेंसीज में 134 कंट्रीज शामिल हो गई हैं, डॉलर के खिलाफ आ रही हैं, स्विफ्ट के खिलाफ आ रही हैं। तो एक बड़ा ही चर्निंग पॉइंट चल रहा है वर्ल्ड में कि क्या ये जो पुराने सिस्टम है इसको जो है रिफॉर्म करना जरूरी हो गया है, क्या वेस्टर्न कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करेंगी, अगर नहीं करती हैं तो फिर एक पैरेलल सिस्टम डेवलप करके इसको जो है अपनी जो है इकोनॉमीज को, अपनी जो है पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सेव किया जाए। तो स्ट्रगल यहाँ पे हो रही है कि अब एक पैरेलल सिस्टम डेवलप किया जाए, ना कि वेस्ट और यूएस की लीडरशिप में जो कुछ हो पाएगा। जाकिर सर, एक सवाल जो अभी मुहिब सर का काउंटर लेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि इज़राइल का जो ग्रेटर इज़राइल बनाने का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर होने के करीब है। अभी हमने बहुत फ़िलहाल ही देखा है कि किस तरह इज़राइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर मस्जिद अक़सा में दाखिल होते हैं, कई हज़ार यहूदी वहाँ दाखिल होते हैं और वहाँ पर एक इबादतगाह बनाने की जो कोशिश जारी है। क्या ये उसी ग्रेटर इज़राइल का एक पार्ट है? ये कोई बहुत ढकी छिपी बात नहीं। आप इंटरनेट पे देखिए तो उनके सारे प्लान रखे हुए हैं, आज से नहीं 40 साल पहले से सारे प्लान रखे हुए, उनको करना क्या है। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आपके भी चैनल पे काफी बार कहा हूँ कि जो राइट विंग पावर में आती है, यहाँ पे तो अल्ट्रा राइट विंग जो है नेतन्याहू का सपोर्ट किए हुए है, इसलिए नेतन्याहू बेखौफ और खतर जो है ये काम करते चले जा रहे हैं सब। तो ये जो कहती है वो करती है, और इनके सारे मंसूबे जो है 40 साल पहले जो है वो बना दिए गए थे, वो इंटरनेट पे रखे हुए हैं। अब जो कोई ना पढ़े ना समझे उसको कि मतलब अब उसको क्या कहा जाए। ये हैकर सुलेमानी उनका जो है एक प्लान है कि वहां पे हमको बनाना है, और वो जो है इसी के तहत जो है इनका अल्ट्रा जो है इतमार जो बेन इतमार जो है ये कह रहा है कि वहां हम बनाएंगे। तो उनको रोकेगा कौन रोकेगा उनको? अगर इस काम में वो एग्जीक्यूट भी करते हैं तो कौन रोकेगा? वो कर भी सकते हैं, करेंगे। उनका तो एक मकसद है कि मतलब उनको एक उनका कहना है कि भाई जैसे मुसलमान का एक है, क्रिश्चियन का है, तो एक जूस का भी होना चाहिए। तो अब उनका ये है कि इसको हम गिरा के इसके ऊपर बनाएंगे अपना थर्ड टेम्पल। तो अब ये है मसला, हमारे अंदर तो कोई है ही नहीं कि हम तो सऊदी अरबिया को सबसे बड़ा जो है उसका, क्योंकि इसको इसलिए हम मानते हैं क्योंकि ये लीडरशिप लिए हुए है, ये हरमैन एंड शरीफैन बना हुआ है। वो जो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी 1.4 बिलियन मुस्लिम्स है, उनकी जो है मतलब इबादत गाह का हरमैन बना हुआ, ना कि एक कम्युनिटी बना के वर्ल्ड को देता तो इसका हालात अलग हो जाते। और मैं यहाँ तक सोच रहा हूँ कि अगर लोग माने या ना माने कि अगर इजराइल को सऊदी अरब नाखुश कर देता है तो वो हज भी मेंटेन नहीं कर सकता, जो चाहेगा वो करेगा इजराइल। इसलिए सो पावरफुल, मतलब क्या कहते हैं, पावरफुल कहिए, जो कुछ भी कहिए, उसके अंदर जो है वो लाग लपेट खत्म हो गई है। तो अब जो है
तो मतलब एमबीएस जो है वली अहद जो है वो कह रहे हैं कि हमको टेक्नोलॉजी दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए, पीस लैंड फॉर पीस का प्लान था उनका खत्म है, उसका कुछ है नहीं। इजराइल ने सब कुछ कर लिया है, बाद में जो है सऊदी अरब को वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कि लीडरशिप लिए हुए है। तो मतलब ये एक ये क्या कहें इसको, मतलब हमारी अपनी कमी है, जी वर्ल्ड की कमी है। मुहिबुल हक साहब, एक बात हमास के बारे में कहें कि इस्माइल हनिया के बारे में क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया है कि उनकी स्ट्रेटजी में कोई चेंज नज़र आ रहा है, कोई तब्दीली नज़र आई है? देखिए, अगर आप देखें तो हमास को आप एक फुल फ्लेज स्टेट नहीं कह सकते, वो एक नॉन स्टेट एक्टर की हैसियत रखता है और उसे जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है वो इंटर स्टेट फ्रेमवर्क में काम करता है। तो एक पैलेस्टाइन एज अ होल आप देखें, द पैलेस्टीनियंस हैव बीन डिसआर्म्ड, उनको तो डिसआर्म कर दिया गया, उनको आर्म्स और वेपन्स की सप्लाई नहीं हो सकती, जो हो सकती है वो वही क्लैंडस्टाइन वे में जहां से भी सप्लाई होती हो। तो ऐसी हालत में एक जिसे कहते हैं माइट इज राइट बिकम द गवर्निंग प्रिंसिपल, जब ये हालात हो जाते हैं तो हमास क्या है, हमास एक रेजिस्टेंस फोर्स है। हमास कोई एक रेगुलर आर्मी की तरह नहीं, एक रेजिस्टेंस फोर्स है जिनके अंदर अपनी आजादी को या अपनी सालमियत को, अपने फलस्तीन को बचाने की एक आरज़ू और एक तमन्ना है जिसके तहत वो रेजिस्ट कर रहा है। लेकिन इजराइल एक फुल फ्लेज स्टेट है और एक मिलिटराइज्ड स्टेट है। उसके मुकाबले में हमास कितने दिन तक ये जंग लड़ सकता है? ईरान जैसा पावरफुल मुल्क जो उस रीजन में सबसे बड़ा मुल्क है, जब वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहा है इजराइल से, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल के सामने हमास की क्या हैसियत है। जाहिर सी बात है कि वो जो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस इनकी जो बचेंगी, जो बाकियात बचेंगी हमास की, वो रेजिस्टेंस जो है वो टेररिज्म की शक्ल में, जिसे इंटरनेशनल लॉ में टेररिज्म कहा जाता है और जिसे वो रेजिस्टेंस कहते हैं, तो उस रेजिस्टेंस की शक्ल में छोटे छोटे पॉकेट्स में शायद ये रेजिस्ट करते रहे। लेकिन इसका जो ग्रेटर इम्पैक्ट होगा वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को सोचना चाहिए कि 9/11 जैसा अटैक अगर अवॉइड करना है और दुनिया में ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ कोई फ्रंट बनाना है, तो कम से कम इस तरह की जो एट्रोसिटीज होती हैं, यानी एक मिलिटराइज्ड स्टेट की एट्रोसिटी को, एक जेनोसाइड को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो दुनिया में दहशतगर्दी, मैं समझता हूँ कि गाजा वॉर के बाद दहशतगर्दी का खतरा ज्यादा लाहक होगा उस पूरे खित्ते में, यानी मुस्लिम ममालिक जो उस खित्ते में मौजूद है वहां, और पूरी दुनिया में मैं ये समझता हूँ कि ये एक मोटिवेटिंग फोर्स होगा बहुत सारे लोगों को। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो अब तक ऑपरेट नहीं कर रही थी और वो ऑर्गेनाइजेशन जो कमजोर पड़ रही थी, उनको रिक्रूटमेंट में भी आसानी होगी, उनको आउटरीच और एंगर को एक्सप्लॉइट करने में भी आसानी होगी, और इस कलेक्टिव एंगर और आउटरीच को एक्सप्लॉइट करके वो दुनिया में उस तरह की चीजें कर सकते हैं जिससे एक डिस्टेबलाइजिंग टेंडेंसीज पैदा होती है। जी सर, आपसे एक आखिरी सवाल के 11 महीने के बाद हम जिस जंक्चर पर खड़े हुए हैं, जहां पर खड़े हुए हैं, तो आपको क्या सीज फायर की कोई सूरत नज़र आ रही है और ये कॉन्फ्लिक्ट अब किस डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी हालत में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इंटरवेंशन के बगैर इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोका जा सकता। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहेगा तभी वो इजराइल को मजबूर कर सकता है या इजराइल को परसुएड कर सकता है सीज फायर के लिए, वरना यानी यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस या बकिया इंस्टीट्यूशंस के कंडेमनेशंस, पूरी दुनिया में जो प्रोटेस्ट मार्चेस हैं, इनका इम्पैक्ट उस वक्त तक नहीं होगा जब तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल को परसुएड या मजबूर ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वॉर अभी इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी और इजराइल जब तक अपना जो उसने स्ट्रेटेजिकल अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को जो उसने सेट किया है, जो ऑब्जेक्टिव उसने सेट किया है, जो टारगेट उसने सेट किया है, जब तक उसे अचीव नहीं कर लेता तब तक मैं समझता हूँ कि ये जंग नहीं रुकनी है। दूसरी अहम बात कि देखिए, इजराइल को इस जंग से कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है। यानी इजराइल को अगर देखें तो एक बार जो हमास ने अटैक किया और उस अटैक को पूरी दुनिया ने कंडेम किया, आपने देखा मुस्लिम ममालिक ने भी कंडेम किया सिवाय एक दो के, और उसे बाकायदा दहशतगर्दी कह के एड्रेस किया गया कि हमास की दहशत। ऐसी हालत में जब इजराइल का जो रिटेलिएशन है उसे इजराइल का सेल्फ डिफेंस समझा जा रहा है, कि इस नैरेटिव को समझने की जरूरत है। बहुत जज्बाती अंदाज में इसको नहीं, जो लॉ होता है वो बहुत ही डिस्पैशनेट होकर एनालाइज करना होता है। तो ऐसी हालत में जब इजराइल के पूरे एक्शन को लेजिटिमेसी एक तरह की हासिल है कि एक स्टेट जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो कह रहे हैं कि हमास के टेररिस्ट जो है, यानी इजराइल का जो कह इजराइल का वर्जन मैं कह रहा हूँ, उनको हम
वहां पे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वाइप आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो 9/11 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो रेटोरिक अख्तियार किया था, तकरीबन उसी तरह का एक रेटोरिक इजराइल ने अख्तियार किया। तो ऐसी हालत में वो कह सकता है इजराइल कि आपने जो अगर 9/11 के बाद आपने वाइप आउट किया था पूरी दुनिया से अल-कायदा को, तो हमें भी इस बात का अख्तियार है कि हम हमास को वाइप आउट करें। तो जाहिर सी बात है, ये जो इंटरनेशनल लॉ है या जो इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सेप्टेबल होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। और बहरहाल इंटरनेशनल जो एरिना है, इसमें माइट इज राइट इज द गवर्निंग प्रिंसिपल, और एक तरह के खास करके एक एनार्की प्रिवेल करती है, जिसमें जो पावरफुल ममालिक हैं वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और जो वीक नॉन स्टेट एक्टर्स या ऑर्गेनाइजेशंस या जो वीक स्टेट्स होते हैं, वो अपने लेजिटिमेट स्ट्रगल को भी जस्टिफाई नहीं कर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब आपके इंसाइटफुल व्यूज़ के लिए, वक्त देने के लिए। इसी के साथ ही नाज़रीन, आज का ये बुलेटिन जो गज़ा के ऊपर था इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दीजिए।